हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बायोलॉजी की पढ़ा रहा है, जिसमें हाल फिलहाल अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी अपनी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर द बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड ऑल्सो नीट के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लासेस। आप बेझिझक होकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरी की पूरी बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर आप छोड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। So देखो, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर, ये उसका डायामीटर होता है। ठीक है, डायामीटर है, ध्यान रखना, रेडियस नहीं है, डायामीटर है। ठीक है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर का इसका डायामीटर होता है। देखो एग्जाम में अगर रेडियस आए ना तो इसका हाफ आएगा, अगर इतने पर रेडियस लिखा हुआ हो तो वो गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डायामीटर है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक। ओके, नेक्स्ट है इट हैज अप्रोक्सीमेट 2 लेयर्स वॉल, इसके पास 2 लेयर्ड वॉल होती हैं, 2 लेयर्ड वॉल होती हैं, जिसका एक का नाम है एक्साइन एंड दूसरी होती है इंटाइन। ठीक है, ये रही इंटाइन। ठीक है, सो एक्साइन जो होती है वो आउटर लेयर होती है एंड हार्ड होती है। कैसी होती है? आउटर लेयर होती है, हार्ड होती है, और किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। ठीक है, जो कि इसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्काली, ये इसे प्रोटेक्ट करती है। अगर हाई टेम्परेचर पर जाएगा पोलन ग्रेन तो भी उसके लिए हार्मफुल होगा, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्काली, इन सारी प्लेसेस पर ये इसकी हेल्प करती है फॉर प्रोटेक्शन। ओके, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोलेनिन, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्पोरोपोलिनिन को कौन सा एंजाइम डिग्रेड्स कर सकता है, तो ये वाली लाइन पर अंडरलाइन कर लो, नो एंजाइम डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। ठीक है, and pollen grains exercise has a prominent aperture called jump pore, जो एग्जाइन होती है आउटर लेयर उस पर कुछ जम्प पोर्स भी होते हैं, जम्प पोर्स भी होते हैं, वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, जहां पर इस पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, so pollen grains are well preserved as fossil because the presence of sporopollenin, तो ये स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा प्रिजर्व्ड रहता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। ठीक है, तो सिंपल काम ये है, आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है स्पोरोपोलिनिन के लिए, जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटेक्शन का इसके लिए काम करती है। ओके, अब आती है जो इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स है, इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स, उसे हम इंटाइन कहते हैं। इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये थिन होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है और सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडेड में होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन्स 2 cells, the vegetative cells and generative cells. Okay, so vegetative cell and इसमें generative cell बन जाती हैं जब ये मेच्योर होता है। so देखो ये रही vegetative cells and ये है आपकी generative cell। ठीक है, the vegetative cell is bigger, vegetative cell जो है वो bigger होती है, has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus, इसके पास एक large irregular shaped न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, ये स्पिंडल शेप की होती है एंड इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड द न्यूक्लियस इसमें होता है। ठीक है, इट ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ये 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में ओवर हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। मतलब 60% एंजियोस्पर्म जो है वो जनरेटिव सेल के थ्रू ग्रो अप करके वहीं उनका ग्रोन स्टेज जो है वो खत्म हो जाती है, बट 40% एंजियोस्पर्म्स जो है वो वेजिटेटिव सेल्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज इन द रिमेनिंग स्पीसीज
The generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before the pollen grain shed three cell stages. मतलब जो 40% है, 40% जो स्पीसीज ऑफ द एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड करती है. कैसे डिवाइड करती है? माइटोटिकली डिवीजन करती है. माइटोटिकली डिवीजन करती है और उसमें से टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव सेल में. तो ध्यान रखना, देखो 60% तो जनरेटिव सेल के थ्रू ग्रोन कर लेते हैं, ठीक है, बट बाकी के 40% वेजिटेटिव सेल के थ्रू माइटोटिकली डिवीजन करके टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें फिर थ्री सेल स्ट्रक्चर उसकी हो जाती है. थ्री सेल स्टेज हम उसे कहते हैं. कौन सी स्टेज कहते हैं? थ्री सेल स्टेज कहते हैं. पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज एलर्जीज. पोलन ग्रेन्स जो होती है वो कभी कभी एलर्जीज भी बनाती है बहुत सारी स्पीसीज. एंड ब्रोंकियल अफेक्शन भी बनाता है इन सम पीपल. मतलब हमारी ब्रोंकियल्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है. ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जस्ट लाइक, इसे अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा. ठीक है, ये इस तरीके की एलर्जीज जो है वो पोलन ग्रेन से हो जाती हैं. इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, इसे हम पार्थेनियम भी कह सकते हैं. और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट हैज बिकम यूबिक्विटस इन ऑकरेंस एंड कॉज पोलन एनर्जी. इसे हम पार्थेनियम कहते हैं. ठीक है, जो एलर्जी होती है उसे हम पार्थेनियम कहते हैं और कैरेट ग्रास कहा जाता है ऐसे पोलन ग्रेन्स को जिनसे एलर्जी हो जाती है. इट इज क्लियर टू यू? देखो जो मैं लाइंस कर रही हूँ वो कर लो लाइंस. एंड देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है तो आप लोगों को इसे ध्यान से पढ़ना होता है. ठीक है, सो सारी की सारी चीजों को फोकस से पढ़ना है. हमें ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट का, एक एक चीज का ध्यान रखना है, एक एक वर्ड का ध्यान रखना है. सो आप लोग ना पेन एंड एनसीईआरटी लेकर के बैठो, उसमें आप लोग अंडरलाइन करते जाओ और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो बाद में फिर एनसीईआरटी में से अपने नोट्स भी आप बना सकते हो. ठीक है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो होते हैं ना वो अपने नोट्स ही होते हैं. सो देखो अब आगे देखते हैं. पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट. पोलन ग्रेन्स में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है एंड इसे हम यूज करते हैं पोलन टेबलेट की तरह एज अ फूड सप्लीमेंट. पोलन टेबलेट्स बनाते हैं हम इसकी और उसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज भी किया जाता है काफी जगह पर. इन वेस्टर्न कंट्रीज a large number of pollen products of tablet and syrups are available in the market. वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसकी क्या अवेलेबल है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी टेबलेट्स की फॉर्म में पोलन ग्रेन्स एंड सिरप अवेलेबल है इन द मार्केट. ओके, पोलन कंजप्शन हैज क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्स के लिए भी हम इसे यूज करते हैं. सो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पोलन प्रोडक्ट्स. देखो ये पोलन पे भी आपकी एनसीईआरटी की इमेजेस है, कहीं और की नहीं है. द एनर्जी शेक, बी पोलन क्रीम, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी पोलन ग्रेन से बनाई जा रही हैं. दिस इज द टैबलेट. ओके, सो देखो जब एक बार वो सेट हो जाते हैं, मतलब जब एक बार आपके पूरी तरीके से वेजिटेटिव सेल जो है वो रेडी हो चुकी हैं, तो अब उसके बाद पोलन ग्रेन्स का हमको फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है. उन्हें स्टिग्मा तक लेके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं बिफोर दे लॉस विएबिलिटी. अगर वो अपनी विएबिलिटी अगर एक बार लॉस कर देंगे, विएबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन अपनी लॉस कर देंगे, तो वो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई फिर उन्हें फर्टिलाइजेशन हो जाता है उनका. The period for which pollen grains remains viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity पर depend करती है उनकी विएबिलिटी जो रिमेन्स होती है उस पर डिपेंड करती है. इन सम सीरियल्स, अगर सीरियल्स की बात करें तो राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स ये अपनी विएबिलिटी को विद इन 30 मिनट्स तक रिलीज कर देते हैं. मतलब अगर 30 मिनट्स तक इनका फर्टिलाइजेशन ना करवाया जाए तो इनकी विएबिलिटी रिलीज हो जाती है. एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी फैमिली एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली एंड सोलेनेसी ये अपनी विएबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं फॉर मंथ्स तक इनकी विएबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है. एंड यू हैव हर्ड स्टोरिंग स्टेमन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन. आपने स्टोरिंग सीमेन के बारे में भी सुना होगा. वहां पर स्टोर करके रखते हैं सीमेन को, यहाँ तक कि ह्यूमन का सीमन भी स्टोर करके रख लिया जाता है और उसे फिर आर्टिफिशियली इंसीमिनेशन करवाया जाता है. ठीक है, सो इट पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स. तो ये पॉसिबल है कि पोलन ग्रेन्स को भी हम फॉर ईयर्स तक रख सकते हैं, बहुत सारे सालों तक रख सकते हैं. लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छी मतलब जो कि उस विएबिलिटी को मेंटेन करके रख सके उस तरीके का हमें उसे सराउंडिंग एनवायरनमेंट देना होता है. जस्ट लाइक लिक्विड नाइट्रोजन देना होता है -190 डिग्री सेल्सियस पर. सच स्टोर
पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक, इस तरीके के स्टोर्ड पोलन का जब हम यूज करते हैं तो उन्हें पोलन बैंक कहा जाता है। सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, और इन्हें हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ले सकते हैं। सो ये थी हमारी पोलन ग्रेन की स्टोरी, किस तरीके से पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ है एंड किस तरीके से फिर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन कब तक हमें करवा देना चाहिए एंड उसकी मेंटेनिटी कब तक रहती है, ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब मेगास्पोरेंजियम स्टार्ट हो गया कि ओव्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। अभी क्या चल रहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम चल रहा था, जिसमें हमने देखा कि एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो गाइनोसियम है रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम रिप्रेजेंट करती है। एंड इसमें क्या क्या होते हैं, अगर गाइनोसियम के पास सिंगल पिस्टिल है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर मोर देन वन पिस्टिल है तो उसे हम मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। When there are more than one, the pistil may be fused together, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल फ्यूज हो जाते हैं तो इसे सिनकार्पस कहते हैं। एंड और मे बी फ्री, और अगर फ्री है तो उसे एपोकार्पस कहते हैं। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं पिस्टल के पास, तो सबसे पहला स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड जो स्टिग्मा है वो सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, तो ये तरीके से लैंडिंग पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। कैसे कि जैसे कि एक एरोप्लेन उड़ते उड़ते जाता है ना, आप एक जगह जाके लैंड करेगा, जहां पर उसका एयरपोर्ट आ जाएगा, वहां पर जाकर के वो लैंड कर देगा। उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म की तरह एक स्टिग्मा काम करता है, जहां पर आकर के पोलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं। एंड द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा कहा जाता है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। द बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी, और ओवरी जो होता है वो बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल होता है, जो नीचे का जो बेस पार्ट होता है उसे ओवरी कहा जाता है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिसे हम लॉक्यूल कहते हैं। लॉक्यूल किसे कहते हैं, इनसाइड द ओवरी एक ओवेरियन कैविटी होती है, उसे हम लॉक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लेसेंटा जो है वो आपकी ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होता है, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होता है। और ओवेरियन कैविटी को क्या कहा जाता है, लोक्यूल कहा जाता है, ठीक है। सो देखो ये है हमारे स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा है एंड ये स्टाइल है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, एंड ये ओवरी है एंड इसके नीचे थैलेमस है, ठीक है। सो ये है देखो स्टिग्मा, फ्यूज्ड है, ये जो मैंने आपको बताई थी फ्यूज्ड स्टेज जो होती है वो है ये सिनकार्पस ओवरी है, क्योंकि सारे के सारे फ्यूज हो गए हैं, ये सिनकार्पस ओवरी है, ठीक है। ये कार्पेल्स हैं, इसे देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो ये ओव्यूल का डायग्राम है, सो ध्यान से देखना। ये जो है ये एम्ब्रियो सैक है, क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एंड यहां पर जो प्रेजेंट है ये आपका न्यूसेलस है, क्या है, न्यूसेलस, ओके। एंड यहां पर जो प्रेजेंट है ये आपका इनर इंटेग्यूमेंट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये जो प्रेजेंट है ये आपका आउटर इंटेग्यूमेंट है, क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और देखो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके, दूसरा कलर लेती हूं वरना ये दिख नहीं रहा है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर पोल, ये माइक्रोपाइलर पोल है, ओके। और इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल, ये सब अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, अभी आप डायग्राम देख लो। एंड ये है फ्यूनिकल शेप्ड एंड ये है हाइलम, क्या है, ये है हाइलम। सो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अभी आप इनके नेम देख लो डायग्राम की कि कौन सी चीज क्या है, अभी हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की नीड नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। सो देखो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में ये बोल रहा है इस चीज को भी, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया, जो प्लेसेंटा से अराइज होता है उसे मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, उसे कॉमनली क्या कहते हैं, ओव्यूल कहा जाता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवी में बी 1,
द नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो है वो 1 होता है, जैसे कि कुछ में व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, इन सब में एक ओवरी होती है, सॉरी एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है। टू मैनी जो होते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। देखो मैंगो में जो बीज होता है कितने होते हैं, आपने उसके अंदर गुठली देखी है कितनी होती है, एक होती है, तो उसके अंदर एक ओव्यूल होता है, ठीक है। इसी तरीके से पपाया देखा, पपाया में कितने सीड्स होते हैं, देखें कितने सीड्स होते हैं, मेनी ऑफ द सीड्स होते हैं, तो इसके अंदर मेनी ऑफ द ओव्यूल्स होते हैं। दैट्स व्हाई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, जिस तरीके से व्हीट के अंदर, और बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, तो वो होता है जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स वगैरह। दीज आर द एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपको इन्हें याद रखना है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में हम लोग देखें तो लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया। मतलब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो हम एंजियोस्पर्म ओव्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, ठीक है। सो जो ओव्यूल को जो प्लेसेंटा से अटैच होने में जो हेल्प करता है वो फ्यूनिकल है, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। और जहां पर एक बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज हो रही है विद द फ्यूनिकल, मतलब इस तरीके से कि मान लो कि ये ओवरी है, सॉरी इस तरीके की ओवरी नहीं, जैसे कि देखो ये ओवरी है, ठीक है, एंड ये ओवरी ओव्यूल से जुड़ने के लिए प्लेसेंटा से जुड़ रही है, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। एंड प्लेसेंटा से जुड़ते हुए ये यहाँ पर एक स्टॉक, इस तरीके से ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से जुड़ रही है। प्लेसेंटा से जुड़ने के लिए इसकी हेल्प जो कर रहा है फ्यूनिकल हेल्प कर रहा है। एंड फ्यूनिकल जहां पर प्लेसेंटा से जुड़ता है, जहां पर प्लेसेंटा से फ्यूनिकल जुड़ता है, जैसे कि यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस एरिया को कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है, ओके। सो डज द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो जो हाइलम है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज वेरी सिंपल, कि ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो हाइलम कहा जाता है। हाइलम क्यों कहा जाता है, हाइलम क्यों कहा जाता है, तो देखो एक ओव्यूल जो प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, एंड फ्यूनिकल जो है जहां पर फ्यूज होती है ओव्यूल के साथ, उस एरिया को कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। दैट इज व्हाई हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। हर एक ओव्यूल के पास एक या फिर दो इंटेग्यूमेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइला। मैंने देखो आपको डायग्राम ऊपर पहले इसीलिए दिखाया था ताकि आप इमेज कर सको, तो इमेज करो। देखो जो प्रोटेक्टिव एनवेलप मैंने आपको बताई थी, एक इनर इंटेग्यूमेंट एक आउटर इंटेग्यूमेंट दिखाई थी, ठीक है। तो उस तरीके से दो या एक लेयर होती है, एंड दूसरा की इंटेग्यूमेंट एनसर्कल होती है। एनसर्कल होती है, पूरे में नहीं होता, पूरा सर्कल नहीं होता इंटेग्यूमेंट का, मतलब थोड़ी सी जगह टिप पर थोड़ी सी जगह छुटी हुई होती है, जहां पर स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग को कहा था मैंने माइक्रोपाइल, कहा था मैंने माइक्रोपाइल। एंड अपोजिट द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जिस तरीके से ऐसे करके था, ये कुछ इस तरीके से है ना, तो ये जो छोटी सी ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, जैसे कि मैं यहां बात करूं तो इस रीजन को कहा जाता है चलाजल एंड। क्या कहा जाता है, चलाजल एंड, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है, ठीक है। क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ द बेस होता है ये ओव्यूल का। तो ये टिप पार्ट है जहां पर हमारा माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, एंड अपोजिंग टू द माइक्रोपाइल हमारा चलाजल एंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनक्लोज्ड विद द इंटेग्यूमेंट इन मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। और यहाँ पर हमारा न्यूसेलस प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यूसेलस प्रेजेंट था। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। सेल्स ऑफ न्यूसेलस क्या करता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। और देखो जो ये न्यूसेलस यहाँ पर है, यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक ओव्यूल शेप का था, ओवल शेप का, इस तरीके से वो था आपका एम्ब्रियो सैक, और उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। तो एन
ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि एक ओव्यूल से जनरली एक ही सिंगल एम्ब्रियो सैक बन रहा है मेगास्पोर से, ठीक है, मेगास्पोर से एक ही बन रहा है। और वहां कितने बन रहे थे, दो मेल गैमेटोफाइट बन रहे थे। कितने बन रहे थे, दो मेल गैमेटोफाइट बन रहे थे एक से, है ना, एक से दो मेल गैमेटोफाइट बन रहे थे। और यहाँ पर एक से कितना बन रहा है, और सिंगल एम्ब्रियो सैक बन रहा है, सिंगल एम्ब्रियो सैक बन रहा है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में भी जरूर से जुड़ना। एंड आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। आप इन सब के नोट्स बनाना चाहें तो बना लेना, या एनसीईआरटी की लाइन अंडरलाइन करना चाहें तो वो कर लेना, आपका जो मन करे वो करना। बट बायोलॉजी अगर आपने मेरे ऊपर छोड़ी है तो इतना भरोसा रखना कि आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट, इस तरीके से रट जाएगी कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की नीड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ गोस्ट टू नर्सिंग चैनल इट्स इनफ फॉर यू। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।